हाँ जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके। संभवतः आप लोग अच्छे होंगे। और आप सब लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा हायर परचेज सिस्टम क्या है। ओके। मैंने इसके बारे में डिटेल्स में आपको बातें बताई थी और उस पे बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे यहाँ पे ओपिनियन आए, कमेंट आए। ओके। सबको सबसे पहले मेरी तरफ से जो है आपका आपको मेनी मेनी थैंक्स, है ना, कि आप सब लोगों ने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को आपने क्या किया, व्यक्त किया। ऐसे ही आप लोग अपने इमोशंस के, अपनी बातों को आप जब है यहाँ पे लिख करके भेजते रहेंगे तो मुझे भी है यहाँ पे आपका अच्छा लगेगा। ओके। और मैं फिर आपसे कन्वर्सेशन बात करता रहूँगा, है ना, जब आप लिखते हैं। एक बच्चे ने उसमें सवाल किया कि एक यूट्यूब में आपका चैनल पे एक सवाल किया बच्चे ने कि सर यदि लास्ट इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाते हैं तो क्या वो मेरा एसेट्स वापस लेकर के चला जाएगा और मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा? क्या वो हमें वक्त देगा या नहीं देगा? ओके। तो उसमें से एक है ना क्या स्टूडेंट ने और रिप्लाई करी, है ना, एक गर्ल्स आपका एक रिप्लाई करी कि हाँ समय देगा। ओके। तो इसके पूरे पहले सिस्टम को पहले समझा जाए और संभवतः इस सवाल का जवाब आगे चल करके क्या होता है, स्वतः मिल जाता। लेकिन फिर भी आपने जब सवाल कर दिया तो उस सवाल का पहले जवाब मैं दे दूं, उसके बाद मैं आज का टॉपिक क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। ओके। देखिए, सबसे पहली बात है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम आप करते हैं वो कानूनी रूप से करेंगे ना। जैसे एक बात मुझे बताइए, आप मान ली आप ट्रक बैंक से फाइनेंस करवाए या कार लोन आप लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यही हायर परचेज सिस्टम एक तरह का कार लोन है जी। ये ट्रक्स आपका जो आप ट्रक फाइनेंस कराते हैं, कहते हैं ना कार फाइनेंस करा रहे हैं, कार वो आपका कार लोन लिए हैं, कोई है ने कार फाइनेंस कराया, कोई है ने कि यहाँ पे क्या करा, कोचेस निकालते हैं, बसेस निकालते हैं, है ना। तो वो है क्या, हायर परचेज सिस्टम ही तो है। उसमें कुछ पैसा हम लोग है ना यहाँ पे दे करके कार को अपने साथ ले करके चले आते हैं और बाकी पैसे को इंस्टॉलमेंट में चुकता करने का वादा करते हैं। यदि आप ये बताइए कि यदि आप फाइनेंस कंपनी को पैसे नहीं देंगे तो क्या कार आपके पास छोड़ देगी क्या? मुफ्त में आपका नहीं, यहाँ पे वो पैसा आपको एज ए लोन के तौर पे दी है क्या? नहीं। आपका ही सवाल का जवाब हो जाएगा नहीं सर। तब तो सर उसका कार लेने का फिर राइट बनता है, उठा लेगा सर, कार उठा लेगा। हाँ बच्चे, ऐसे ही होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात मैं कर रहा हूँ या आपका छोटे छोटे शहरों की भी मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई कार लोन लिया, उसे है ना यहाँ पे आपको उसे कार लोन लिया, ठीक है, उसको देना था, मान लीजिए कि 10 इंस्टॉलमेंट देना था, 6 इंस्टॉलमेंट दिया, 7 इंस्टॉलमेंट दिया, अब नहीं दे पा रहा है ना। तो उसमें भी एक अमाउंट देखा जाता है कि कितना अमाउंट में वापस ले जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ सेटलमेंट करवाएगा, है ना, उसमें देखा जाता है। लेकिन टेक्निकली पहले बात समझिए, जो थ्योरी है वो थ्योरी है, कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है। ओके। आप बताइए, मान लीजिए कि 10 इंस्टॉलमेंट देना था, 6 इंस्टॉलमेंट आपने क्या किया, दे दिया, 4 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, या 7 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 3 इंस्टॉलमेंट आपने क्या किया, नहीं दिया। तो वैसे हालात में क्या करेगा, वो छोड़ देगा क्या आपसे? क्या वो है ना यहाँ पे जस्ट है ना यहाँ पे आप कहेंगे मैं तो बहुत विपत्ति में हूँ, मेरे आपका क्या हुआ, कार लोन को छोड़ दो, क्या ऐसा मानेगी फाइनेंस कंपनियां? जी नहीं। बिजनेस बच्चे इमोशन से नहीं चलते, फैक्ट से चलता है। वो आपका जो है फाइनेंस कंपनियों में पैसा फिर किसी दूसरे का रहता है, जनता का पैसा उसमें इन्वेस्ट रहता है। उन लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पे वो आपका लो रेट से इंटरेस्ट देती है और वही पैसा आप लोगों को हाई रेट पे इंटरेस्ट आपका लगाती है और उसी से प्रॉफिट कमाती है, राइट। तो वो पैसा उसका अपने पॉकेट का नहीं है, वो देश की जनता का पैसा है। कहीं ना कहीं उस कंपनी में दूसरे लोगों ने भी लगाया है, राइट। जैसे एचडीएफसी बैंक से आपने लोन लिया या केनरा बैंक से आपने कार लोन लिया, राइट, और आपका तो बताइए एचडीएफसी का अपना पैसा है नहीं, उसमें आपका जनता का पैसा लगा हुआ है और वो पैसा फिर आपको है ना यहाँ पे ऐसे लोन के तौर पे देती है। तो रिकवरी करना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। वो इमोशंस नहीं देखा कि आपके घर में है कि खाने के लिए है या नहीं है, आप फेल कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो आपसे रिकवरी के लिए तो आपको बार बार कहेगा ही और बार बार आपको नोटिस भेजेगा। अब मान लीजिए पहला नोटिस भेजा, तुरंत ऐसा नहीं कि पहले नोटिस में उठा के चला जाता है।
आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार मौका देती है, और यदि नहीं दे पाता है तो लास्ट में एक लीगल नोटिस आता है कि अल्टीमेटली जब आप इस डेट तक फाइनली आप पे नहीं करेंगे तो हम आपके कार को क्या करेंगे, अपने कस्टडी में वापस ले लेंगे, और अब तक आपने जो पैसा जमा किया है उसके पैसे किराए के तौर पे क्या करेगा, जब्त कर लेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं हायर परचेज सिस्टम, या आपका हायर परचेज सिस्टम या किराया क्रय पद्धति के नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चे मान लीजिए कि उस बच्चे ने कहा कि सर ये मेरा पैसा, हाँ पैसा फिर तो ऐसे सिचुएशन में क्या होंगे, वो किराए के तौर पे वसूल कर लिया जाएगा, वो माना जाएगा कि आपका किराए के तौर पे आपने क्या किया, वो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, राइट। ये बात पहली बात। दूसरी बात ये, उसी में से उस बच्चे ने और पूछा कि सर यदि मैं आपका कुछ सर समझौता हो जाए और कुछ पैसे मैं दे दूं या कुछ समय बढ़ाने के लिए कहूं तो क्या मानेगा सर? बिल्कुल मानेगा बच्चे, बिल्कुल मानेगा। आप यदि समय मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप उसको बताए गए नोटिस के हिसाब से आप जाते हैं और कहते हैं कि भैया मैं इतना समय और लेना चाहता हूं, तो मैं आपको है ना कि यहाँ पे समय दे देगा आपको, है ना। उसको तो इंटरेस्ट से मतलब है जी, और अपने पैसे है ना कि यहाँ पे उसको सेफ्टी से मतलब है। यदि आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, आप समय पे पैसा नहीं पे कर पाते हैं, तो स्वाभाविक है आपकी बच्ची रेटिंग आपका मार्केट में घटता है ना। इससे सिविल स्कोर इफेक्टेड होता है। अब सिविल स्कोर क्या है? ओके, एक तरह का जो है रिपुटेशन, मार्केट में रिपुटेशन। आप बताइए, उसी प्रकार से बैंक के नज़रों में, आपका सरकार की नज़रों में एक तरह का सिविल स्कोर होता है। इस आपका टॉपिक पे भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, और सिविल स्कोर जो है लोन वगैरह लेने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? ओके जी। अब सबसे पहली जो बात है कि सर आपका ये तो है ना कि यहाँ पे इसका मतलब, हाँ सर समय देगा या नहीं देगा? हाँ बच्चे समय देगा, आपको समय देगा, ठीक है। तो चलिए, आपका सवाल का जवाब क्या हुआ, मिल चुका होगा। अब हम लोग मेन टॉपिक पे लौटे। हाँ सर लौट जाइए अब अपने टॉपिक पे, है ना। तो बच्चे अब चलो एक बात मैं फिर से बात करूँ। बच्चे पिछले लास्ट क्लासेस में मैंने आप सभी को बताया हायर परचेज सिस्टम क्या है। ओके, इसको एक बार मैं आपका 5 मिनट्स में अपडेट थोड़ा सा कर लेता हूँ, उसके बाद नई बातें आज हम लोग सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आपका हायर परचेजर एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर सीखने वाले हैं, राइट। देखो जी, आप सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम है क्या? आप जैसा जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, राइट, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेनली परचेज करने के कितने सिस्टम है? 4 तरह का सिस्टम है, राइट। नंबर 1 कैश परचेज सिस्टम, ओके। नंबर 2 क्रेडिट परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, और इस आपका हायर परचेज सिस्टम, राइट। 2 परचेज सिस्टम तो पॉपुलर है, हम आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में, मम्मी पापा अपने जीवन में, राइट, हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं कैश क्रेडिट, कैश आपका कैश परचेज सिस्टम और क्रेडिट परचेज सिस्टम, ओके। अब है ना यहाँ पे अब सवाल, कैश परचेज सिस्टम में ऑलरेडी सब लोग जानता है कि सर जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और हैंड टू हैंड जब पैसा हम पे कर देंगे तो वैसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे कैश परचेज सिस्टम कहा जाता है, राइट। ओके, फिर उसके बाद जब मैंने सर कोई प्रोडक्ट खरीदी और मैंने कहा भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपके पैसे 1 महीने के बाद दे दूंगा, 2 महीने के बाद दे दूंगा। जैसा इस कोरोना वायरस के पीरियड में सभी लोग परेशान हैं, तो वो है ना कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो रहा है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं आपका जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है बच्चे, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, ओके। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया है, ओके, आपका, और वो बच्चे हैं ना यहाँ पे क्या है, उनके फैमिली चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वैसे हालात में अपने जो है ना कि यहाँ पे नीरेस्ट आपका बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो कहते हैं भैया मैं अभी आपके पैसे 1 महीने नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे सामान देते रहना। वो आपका मान जाता है, चूंकि अच्छा इंसान है आप, वो मान जाता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ सामान लेते जाओ, अपने परिवार को संभालो, और आप वो है ना कि यहाँ पे माल उधार करके लाते हैं और उसको एक सर्टेन टाइम के बाद आप पैसा देने का वादा करते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट परचेज सिस्टम हो गया, राइट। अब तीसरा एंड चौथा जो है दोनों लगभग एक है, लेकिन मैंने बार बार पिछले क्लास में भी कहा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम दोनों आपका एक तरह का कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअली डिफरेंसेस है, वो बाद में बात पता चलेगा, वो अभी नहीं पता चलेगा। ना तो मैं उस बात पे छेड़ना चाहूँगा अभी, ना तो उस बात पे मैं अभी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों बातें जब तक समझ आपका नहीं आप जाने रहेंगे तब तक मैं डिफरेंसेस भी कैसे आपको एहसास करा पाऊंगा, राइट।
तो इसलिए अब कहता है कि सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम है क्या, राइट। तो कहता है बच्चे कि जब आपका कहता है कि हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, इसी के बारे में आप सबको मैं बता दूं, राइट। तो कहता है बच्चे सीधा सीधी बात है, जब आपका हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपका परचेज करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में हायर परचेजर मींस परचेजर कुछ पैसा अपने वेंडर को दे करके अपने एसेट्स को आपका लेकर के चलाता है और इस एसेट्स के बाकी पैसे को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का वो वादा करता है, प्रोमिस करता है। और इस परचेजर इस एसेट्स का मालिक कब तक नहीं बनता, जब तक कि पूरा का पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट चुका नहीं देता। यदि आपका पूरा लास्ट जो आपका नहीं चुकाना है, यदि वो चुका नहीं पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वेंडर को ये कानूनी अधिकार है कि उस एसेट्स को अपने वापस अपने कस्टडी में ले ले और जो आपने जितना समय तक इसको संपत्तियों को आपने यूज किया है उस संपत्ति को किराए के तौर पे जो पैसा आपने अभी तक दिया है उसके किराए के तौर पे पैसा क्या करे, जब्त कर ले। तो परचेज करने के ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं, राइट। ओके चलो सर, यहां तक सर बातें आपने दिमाग में मेरे डाल दिया सर, ये तो पूरी दिमाग के अंदर सर चला गया है। ये सर आपका जो नर्वस आपका जो बातें हैं मेरे है कि एक एक करने के यहाँ पे सेल में ये आपने बैठा दिया सर, राइट। हाँ बच्चे, मैं है कि यहाँ पे यही प्रयास करता हूँ कि अपनी बातों को आपके दिमाग के अंदर ऑलवेज मैं डालता रहूँ। ओके, मैं थोड़ा सा आपका एक बात आपको अलर्ट कर दूं बच्चे कि आप सब लोग जरूर बुक्स परचेज कर लेंगे, है ना। एस.एम. शुक्ला का कर लेंगे या एस.के. सिंह का बीकॉम पार्ट 1 का मिलेगा तो वो आप कर लेंगे और मैं इधर से नॉमिकल बनाता चला जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आपका चलिए मैं आपका अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं जी। तो आज हमारा कितने इंपॉर्टेंट पार्टीज हुए बच्चे, 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज हुए। हायर परचेज सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज हुआ, एक सर हायर परचेजर और दूसरा आपका हायर सेलर। हायर परचेजर और हायर क्या हुआ, सेलर, राइट। तो बच्चे 2 पार्टीज हुए, तो स्वाभाविक है 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज हुए, तो दोनों के हमें आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, जर्नट्रीज करना है, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो दोनों के बुक्स में हम लोग जर्नट्रीज सीखेंगे और जर्नट्रीज के बेसिस पे ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। और बच्चे इस चैप्टर में हमें स्पेशली सीखना है दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्रीज एंड बुक्स आपका लेजर सीखना है, जर्नल एंट्रीज और साथ में लेजर सीखना है। क्या ये बातें क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बातें क्लियर हो गई। तो बच्चे मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ आपका, मैंने कितने पार्टीज बोला, आप बताइए कितने पार्टीज मैंने बोला, आपको 2 पार्टीज, है ना। आपका हायर परचेज सिस्टम में कितने पार्टीज होते हैं, 2 पार्टी। एक नंबर 1 हायर परचेजर, नंबर 2 हायर वेंडर। तो पहले हम लोग किसके बुक्स में सीखेंगे, हायर परचेजर के बुक्स में, देन आफ्टर किसके बुक्स में सीखेंगे, हायर वेंडर। ओके, तो बच्चे अब हम सब लोग पहले जर्नट्री सीखने वाले हैं, हायर परचेजर के बुक्स में जर्नट्री सीखने वाले हैं, राइट। अब देखो बच्चे, अब हम जहां तक बात करेंगे हेडिंग में डालता हूं, यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ। अब बच्चे ये हमारा हो जाएगा जर्नल आपका जो है एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द आपका जो है इन द बुक्स ऑफ जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर आपका क्या होगा, परचेजर, हायर परचेजर, राइट। जी देखो मैंने हेडिंग पहले लिख दिया। अब जिन बच्चों के पास मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होगा तो वीडियो को रोक करके पॉज कर करके वो आपका जर्नट्रीज भी नोट कर सकता है, हर चीज नोट कर सकता है। जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास वीडियो रहते हैं, आप अपने मोबाइल में देखते होंगे, टैब में देखते होंगे, लैपटॉप में देखते होंगे, जिस भी यानी कि यहाँ पे क्या हुआ सिस्टम से आप देखते होंगे, वहां से वीडियो को पॉज कर करके आप रोक करके हर बातों को लिख भी सकते हैं। क्लियर? ओके जी भाई। अब सवाल ये उठा कि सर जर्नट्रीज हमें करने हैं, किसके बुक्स में करने हैं, परचेजर के बुक्स में। किसके बुक्स में, परचेजर के बुक्स में, हायर परचेजर के बुक्स में जर्नट्रीज करना है, राइट। ओके, तो बच्चे आप देखो परचेजर के बुक्स में जर्नट्रीज करने के कितने मेथड होते हैं, 2। कितने मेथड, 2 मेथड होते हैं। ओके, एक कहलाता है एसेट्स एक्रूवल मेथड और दूसरा कहलाता है क्रेडिट परचेज मेथड, राइट। आखिर मैं आपका दोनों मेथड्स की चर्चा कर रहा हूँ। जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में कितने मेथड्स हो जाएंगे बच्चे, 2 मेथड्स।
नंबर वन जनरेटरी जो हम लोग करेंगे कितने मेथड से, 2 मेथड से। एक को बोलेंगे एसेट्स एक्रूवल मेथड, राइट, एसेट्स आपका एक्रूवल आपका मेथड, और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, क्रेडिट परचेज मेथड। क्या बच्चे, क्रेडिट आपका परचेज आपका मेथड्स हो जाएंगे, क्रेडिट परचेज मेथड हो जाएगा। एसेट्स एक्रूवल मेथड का हिंदी होता है संपत्ति अर्जित विधि, है। या मैं एक बार नाम ले लेता हूँ जी, आपका हिंदी में नाम लेता हूँ, ठीक है। ये आपका संपत्ति अर्जित विधि हो जाता है बच्चे, और दूसरा आपका हो जाता है आपका क्रेडिट परचेज सिस्टम, मतलब उधार क्रय पद्धति, राइट, ये उधार क्रय पद्धति। अब सबसे पहले आपका मन में ये सवाल उठना शुरू हो गया होगा कि सर एसेट्स एक्रूवल मेथड होता क्या है, एसेट्स एक्रूवल मेथड क्या होता है, इसी के बारे में सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, उठ रहा होगा, सर क्रेडिट परचेज मेथड क्या होता है, एसेट्स एक्रूवल मेथड क्या होता है। बच्चे इन दोनों सवाल का जवाब मैं बारी बारी से दूंगा। पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा, ओके। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले अब मैं आपको समझाना चाहता हूं एसेट्स एक्रूवल मेथड। एसेट्स एक्रूवल मेथड को समझने के लिए आपको सबसे पहले फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा, इसके आपका जो है डिफिनीशन पे नजर रखिएगा। किस चीज पे, डिफिनीशन पे फोकस करिएगा, राइट। मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने आपसे कहा कि आपका हायर परचेज सिस्टम, परचेज करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में कुछ पैसे हम लोग दे करके एसेट्स को अपने साथ लेकर के चले आते हैं, और इस एसेट्स के बाकी पैसे को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का वादा करते हैं। और परचेजर इस एसेट्स का मालिक कब तक नहीं बनता, जब तक हम पूरा का पूरा पैसा चुका नहीं देते। यदि हम पूरा पैसा नहीं चुका पाते हैं तो कानूनी रूप से मालिक अभी भी इस एसेट्स का, संपत्ति का कौन है, सेलर है। इसलिए ये अपनी संपत्ति को वापस अपने कस्टडी में ले लेगा, और अब तक जो आपने जो उस संपत्ति को यूज किया, जितने सालों तक यूज किया, उसके लिए किराए के तौर पे वो पैसे को क्या करेगा, जब्त कर लेगा। तो ऐसे परचेज करने के सिस्टम को हम लोग कहते हैं एसेट्स एक्रूवल मेथड। मतलब क्या हुआ कि सर हायर परचेज सिस्टम में हमें संपत्ति यूज करने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन ऑनरशिप हमारे हाथ में ट्रांसफर नहीं होता है। ऑनरशिप हमारे हाथ में ट्रांसफर नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रक निकलवाया, बैंक से फाइनेंस करके ट्रक निकलवाया, ओके, ट्रक निकलवाया, तो क्या कानूनी रूप से एक बार में वो परचेजर क्या मालिक बन जाता है? नहीं, जब तक आपका पूरा आपका एनओसी नहीं मिलता, नॉट ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, नो आपका ड्यूज का सर्टिफिकेट मिल नहीं जाता है, तब तक उस संपत्ति का वो मालिक क्या होगा, नहीं बनेगा। कानूनी रूप से बैंक ही उसका क्या होता है, अभी भी मालिक आपका रहता है। जो फाइनेंस कंपनियां रहती है उस पे उसका पूरी तरह उसका कंट्रोल रहता है, उस संपत्तियों को वो बेच नहीं सकता। तभी तो कहता है कि जब आपका कोई इंस्टॉलमेंट पे ट्रक वगैरह खरीदता है तो क्या वो अपने मन से बेच सकता है क्या? नहीं। आपका देखिए परचेजर पूछता है कि भैया क्या आपका बैंक लोन है, बोलता है हाँ बैंक लोन है, तो पहले नो ड्यूज का आपका क्या कीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, तब तो हम आपका ट्रक खरीदेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, ट्रक नहीं खरीदेंगे, राइट। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ट्रक पे फिर अधिकार किसका है, आपका ऑनरशिप, लीगल रूप से जो मालिक है, अभी भी जब तक पूरा पैसा नहीं चुका दीजिएगा तो आपका लीगल रूप से मालिक कौन बना हुआ रहेगा, आपका बैंक बना हुआ रहेगा। अब संभवतः पूरी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा कि सर आपका हायर परचेज सिस्टम में नो डाउट सर कुछ पैसा दे करके संपत्ति को हमें ले जाने का अधिकार मिल जाता है। कार हम लेकर के घर चले आए, नो डाउट फैमिली के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं, चल रहे हैं, हमको 4 सालों में किस्त चुकाना है। यदि सब कुछ अच्छा रहा तो हम समय समय पे कार चुकता कर देंगे, और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो क्या जबरदस्ती कोई टोकने रोकने आएगा? जी नहीं आएगा बच्चे, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, यदि आपको आपका 4 साल चुकाना था लेकिन 3 ही साल चुकाया, नहीं चुकाइएगा भैया, तब तो वो तंग करेगा, वो बार बार परेशान करेगा और बार बार अपने पैसे को क्या करेगा, मांगेगा। यही यहाँ पे समझिएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है एसेट्स एक्रूवल मेथड इसी कंसेप्ट पे आधारित है, और इसी बात पे हम आपको भी चर्चा करेंगे, राइट। तो भाई आपका क्या होता है सर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, हायर परचेज सिस्टम में क्या परचेजर इस एसेट्स का मालिक क्या तुरंत बन जाता है? नहीं, तुरंत नहीं बनता है, राइट। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे आधारित है एसेट्स एक्रूवल मेथड, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संपत्ति अर्जित विधि। बच्चे
इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक आपका एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्या आप लोगों ने वॉशिंग मशीन का नाम सुना? सर आप ऐसे तो सवाल करते हैं, सर वॉशिंग मशीन का नाम सुना, सुबह शाम तो सर कपड़े धोते रहते हैं। हाँ बच्चे, मैं ऐसे ही ऐसे सवाल कभी कभी करता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं आपका वॉशिंग मशीन आप लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चे। आप मान लीजिए कि एक दुकानदार ने ऑफर निकाला। ओके, मैं टीवी का भी एग्जांपल दे सकता हूँ बच्चे, मैं लैपटॉप का भी एग्जांपल दे सकता हूँ, मोबाइल का एग्जांपल दे सकता हूँ, समथिंग कुछ ही का आपका कुछ का भी एग्जांपल मैं सेट कर सकता हूँ, है ना। लेकिन थोड़ा सा वॉशिंग मशीन पे इंटरेस्टिंग मुझे कहानी बनाना होता है ना, तो इसलिए मैं उसी को बार बार क्या करता हूँ, एग्जाम्पल में लेना चाहता हूँ, राइट। ओके, तो भाई किसी चीज से हम रिलेट कर सकते हैं, किसी भी चीजों से रिलेट कर सकते हैं। लैपटॉप का, तो लैपटॉप को मैं 4 टुकड़े तो नहीं करवाऊंगा ना, मैं वॉशिंग मशीन का भी 4 टुकड़ा करवाने वाला हूँ। चलिए देखिए, समझिए पहले। सर मैंने एक वॉशिंग मशीन ले लिया, राइट। ओके, तो वॉशिंग मशीन में ऑफर क्या निकाला, एक दुकानदार ने ऑफर निकाला कि भैया एक वॉशिंग मशीन है, और ये आपका जो वॉशिंग मशीन है बच्चे, आपका कहता है कि एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। इसके जो सीपी है कितने रुपया, 18,000 रुपया, कितना, 18,000 रुपया। और एचपीपी यदि आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाइज मुझे दोगे तो मुझे आपका 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का मुझे कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट मुझे देने पड़ेंगे। 5,000 रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। मींस पहला इंस्टॉलमेंट जो हम दे रहे हैं उसे हम लोग डाउन पेमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट बोलेंगे। फिर आपका एक साल के बाद जो इंस्टॉलमेंट देंगे 5,000 रुपया फिर देंगे, फिर एक इंस्टॉलमेंट फिर देंगे, फिर एक इंस्टॉलमेंट देंगे। इस तरह से टोटल आपका कितना देंगे, 20,000 रुपये का हम इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, देंगे। क्लियर। तो बच्चे अब एसेट्स एक्रूवल मेथड को समझाने के लिए मैं बीच में एक एग्जांपल मैंने लाया पूरे आपका वॉशिंग मशीन का। मैं मान लिया कि सर आपको अब ये आपका क्या है, बताइए बच्चे। फिर से मैं कुछ सवाल करता रहूंगा जी, मैं बताता भी रहूंगा बच्चे, सवाल भी करता रहूंगा, और आपका काम है कॉन्शियस रहना, कंसंट्रेट रहना, राइट। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप कॉन्शियस रहना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको है कि यहाँ पे 100% आपको समझाते रहना, राइट। आपको है कि कंसंट्रेट रहना है। मैं तो है कि यहाँ पे मेरा वो जुनून है, मैं आपका बोलता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ, ठीक है। ओके, तो जी आप देखो, ये सबसे पहले बच्चे, चलो भाई आपका मैं मान लेता हूँ कि ये वॉशिंग मशीन है। क्या बच्चे, वॉशिंग मशीन है। आप बोलेगा सर आपने पेपर निकाला और इसको वॉशिंग मशीन बना दिया, क्या कोई जादू है? नहीं सर, जादू नहीं है, मैं मान लिया। मानना तो कुछ भी जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वॉशिंग मशीन है। क्या है, वॉशिंग मशीन। बच्चे वॉशिंग मशीन है, ये मैंने आपका कितने, आपका इसका सीपी कितना है, 18,000। नगद खरीदे होते सिर्फ मुझे 18,000 में देना पड़ता, लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हैं तो 20,000 रुपया पे करना पड़ रहा है। मीन्स सर 2,000 रुपया मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, राइट। ओके, तो बच्चे आप ऐसे सोचो, तो हमें आपको 18,000 20,000 रुपया, तो 5,000 का कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़े, 4 इंस्टॉलमेंट। अब मैं आपको एसेट्स एक्रूवल मेथड समझाता हूँ। अब 5,000 रुपया बताइए, 20,000 का कैमा हिस्सा कहलाएगा 1/4। क्या कहलाएगा, 1/4, राइट। तो 5,000 का कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अब समझिएगा एसेट्स एक्रूवल मेथड, संपत्ति अर्जित विधि क्या है। कहता है एसेट्स एक्रूवल मेथड, फिर से समझिएगा बच्चे, एसेट्स एक्रूवल मेथड संपत्ति अर्जित विधि परचेज करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में ये माना जाता है कि जिस रेशियो में हम आपको पैसे देते जाएंगे उसी रेशियो में हम संपत्ति का मालिक बनते जाएंगे। ऐसा मानते हुए जब गारंटीज किया जाता है तो ऐसे मेथड को कहा जाता है एसेट्स एक्रूवल मेथड कहा जाता है, राइट। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ बच्चे, आप बताओ ये क्या है, एसेट्स एक्रूवल मेथड और करेक्ट परचेज मेथड। जर्नल एंट्रीज, परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने का मेथड है। परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने का क्या है, मेथड है, राइट। तो परचेजर के बुक्स में आपका जर्नल एंट्रीज करने का क्या है, मेथड्स हैं। तो एसेट्स एक्रूवल मेथड और दूसरा कौन सा बच्चे, क्रेडिट परचेज मेथड, राइट। तो एसेट्स एक्रूवल मेथड फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका हिंदी होता है संपत्ति अर्जित विधि। मतलब इसके अंतर्गत में, इस मेथड के अंतर्गत में हम ऐसा मानते हुए ही जर्नल एंट्रीज करते हैं कि जिस रेशियो में हम अपने वेंडर को पैसा देते जाएंगे उसी रेशियो में उस संपत्ति का मालिक
मालिक बनते जाएंगे, ऐसा मानते हुए जो गारंटीज किया जाता है, इस मेथड को कहा जाता है एसेट्स एक्रूवल मेथड। इसको और सिंपल भाषा में समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए इस एग्जांपल को आप देखिए। ये पूरे 20,000 रुपए की वॉशिंग मशीन है, एचपीपी है 20,000 रुपया। मैंने 5,000 रुपया मैंने दिया, मैंने 5,000 रुपया दिया, तो मैं इस वॉशिंग मशीन का 1/4 हिस्से का मालिक मैं क्या हुआ, बन गया। कितने हिस्से का, 1/4। देखिए आपका मैंने 5,000 रुपया दिया, तो मैं 1/4 हिस्से का मैं मालिक क्या हुआ, मैं बन गया, राइट। फिर मैंने आपका 5,000 रुपया मैंने दिया, फिर 1/4 हिस्से का मालिक फिर क्या हुआ, मैं फिर से मैं आपका 1/4 हिस्से का मालिक मैं बन गया। फिर मैंने 5,000 मैंने दिया, फिर मैंने 1/4 हिस्से का मालिक मैं क्या हुआ, मैं बन गया। और फिर मैंने 5,000 रुपया दे दिया, मैं फिर 1/4 हिस्से का मालिक बन गया। इस प्रकार से मैं पूरी संपत्ति का मालिक क्या हुआ, मैं बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने जिस रेशियो में पैसा देता जा रहा हूं, उसी रेशियो में उस संपत्ति का मालिक बनते जाएंगे, ऐसा मानते हुए जो गारंटीज करेंगे, उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या, एसेट्स एक्रूवल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेट्स एक्रूवल मेथड कहते हैं, राइट। यानी जिस रेशियो में हम पैसा देते जाएंगे, उसी रेशियो में हम संपत्ति का, एसेट्स का मालिक बनते जाएंगे, ऐसा मानते हुए जो गारंटीज किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एसेट्स एक्रूवल मेथड। आप समझ चुके होंगे, इसलिए मैं ये पेपर गिरा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए, इतना बातें समझ में आ गया। अब मैं गारंटीज क्या क्या होगा सर, कैसे होगा। अब क्रेडिट परचेज मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड में बच्चे ये माना जाता है कि हम उस संपत्ति का मालिक क्या हुआ, एक बार में ही बन गए, है ना। इस आपका एसेट्स एक्रूवल मेथड में ये माना जाता है कि हम जो आपका जिस रेशियो में पैसा देते जाएंगे, उसी रेशियो में उस संपत्ति का मालिक बनेंगे। और क्रेडिट परचेज मेथड में ये माना जाता है कि उस संपत्ति का मालिक हम लोग क्या करेंगे, एक बार में बन जाएंगे। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। अब मैं पहले गारंटीज करता हूँ इस मेथड से, ठीक है। अब इस मेथड से गारंटीज को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल्स में लेकर के जाना थोड़ा सा चाहूंगा। आप देखो, वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल है, 18,000 रुपए का सीपी है और 5,000 रुपए का टोटल क्या है, इंस्टॉलमेंट है। आप बच्चे बताओ कितने टोटल आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा आपने जो पे किया, टोटल 2,000 रुपया पे किया। कितना बच्चे, 2,000 रुपया। तो हम यहाँ पर से टोटल इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला क्या निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला निकलेगा एचपीपी माइनस आपका क्या निकलेगा, सीपी। एचपीपी माइनस सीपी, ये आपका एक फार्मूला निकलेगा। तो पूरे 20,000 रुपया माइनस आपका कितना होगा, 18,000 रुपया। ये 18,000 रुपया इसका जो 2,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये मन में सवाल उठा कि सर ये 2,000 रुपये जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या सर एक बार में ही पूरा आपका चला जा रहा है क्या? नहीं। क्या बच्चे आपका क्या ये 2,000 रुपये जो इंटरेस्ट मैंने दिया, क्या हमारा क्या एक ही इंस्टॉलमेंट के साथ होगा या सभी इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ ना कुछ शामिल होगा? कुछ ना कुछ तो क्या होगा, सभी के साथ शामिल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डाउन पेमेंट के साथ कभी भी इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। फिर सवाल कीजिएगा सर क्यों, क्यों? ओके, तो क्यों का सवाल ये है, आप जानते हैं, आप बचपन से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर एक फार्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाय क्या, 100, राइट। बच्चे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कुछ भी हो, R मेरा कुछ भी हो, टाइम इक्वल टू जब 0 होगा, जब मैं हैंड टू हैंड पेमेंट करूंगा तो उसी को तो डाउन पेमेंट कहते हैं। तो मैं आपका जब हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहा हूं तो उस समय टाइम इक्वल टू क्या हो गया, 0। मेरा P कुछ भी हो, R कुछ भी हो, जब टाइम इक्वल टू 0 ही हो गया तो सब कुछ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें कभी भी इंटरेस्ट शामिल क्या रहता, नहीं रहता। तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट के तौर पे मैं पहले डाल दूं कि कभी भी इंटरेस्ट डाउन पेमेंट में शामिल क्या होगा, नहीं होगा। यदि कोई आपसे सवाल करेगा तो आप उसको प्रूफ करके बताइएगा कि बच्चे बिजनेस आपने बचपन में आपने पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो जब हैंड टू हैंड मैं पैसा पे करता हूँ, P मेरा कुछ भी रहे, R कुछ भी रहे, टाइम इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हमारा आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? ओके, हाँ सर ये बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ, हाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कहना और ये बात आपसे शेयर करना बच्चे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? आप बताओ बच्चे, टोटल आपको हायर वेंडर को कितना देना है, 20,000 रुपए।
अब 20,000 में 18,000 रुपया उस वॉशिंग मशीन का सीपी है जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और 2,000 रुपया हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब सर सवाल ये उठा, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है सर? कुछ लोगों को तो क्लियर होगा और कुछ लोगों को क्लियर क्या होगा, नहीं होगा, राइट? तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चे। चलो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए इस बात को बड़े आप आराम से और इत्मीनान ढंग से फिर से एक बार कंसेप्ट के तौर पे सीख लीजिएगा, लाइफ टाइम आपको काम आता रहेगा। बच्चे हम लोग आपका सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक बार सर आप समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आपको बच्चे इस टॉपिक पे लेकर के लौट आऊंगा, राइट? बच्चे एक बात समझो, जैसे आप अपने जीवन में जितने तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं बच्चे, जितनी तरह का हम आप सभी लोग आपके फैमिली जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, हम लोग अपने जीवन में सारे एक्सपेंडिचर का दो नेचर होता है, ओके? एक आपका रेकरिंग इन नेचर और दूसरा नॉन रेकरिंग इन नेचर। मन में फिर सवाल उठा, सर अब ये भी क्लियर कर दीजिए सर, रेकरिंग इन नेचर क्या होता और नॉन रेकरिंग इन नेचर क्या होता? तो बच्चे वैसे एक्सपेंडिचर जो बार बार हमारे लाइफ में, वैसे एक्सपेंडिचर जो हमारे लाइफ में बार बार जिसका रिपीटेशन होता हो, बार बार रिपीटेशन होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं रेकरिंग इन नेचर कहते हैं। जैसे आप बताओ बच्चे, आप मान लीजिए कि आप फ्लैट में रहते हैं, आप फ्लैट का रेंट देते हैं, बच्चों का ट्यूशन फी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, टेलीफोन बिल देते हैं, आप दूध वाले का पैसा देते हैं, सब्जी वाले का देते हैं, सर्वेंट का देते हैं, स्वीपर वाले का देते हैं, आप है क्या पे टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब सभी एक्सपेंडिचर। क्या इस महीने आपने बच्चे का ट्यूशन फी दे दिया तो क्या अगला महीना देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। सर इस महीना फ्लैट का रेंट दे दिया तो क्या अगला महीना देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। इस महीना सर हमने आपका दूध वाले को दिया, अगला महीना देना पड़ेगा कि नहीं? सर आपका देना पड़ेगा। सब्जी वाले को दिया तो क्या देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। मेड वाले को दिया, अगला महीना देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा, राइट? सर आपके पैसे तो मांगेंगे। सर ड्राइवर की सैलरी मैंने दिया, मैंने बोला अगले महीना नहीं दूंगा, क्या मानेगा क्या? नहीं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार हमारा एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे क्या होता है, रिपीट होता रहता है, वैसे एक्सपेंडिचर को रेकरिंग इन नेचर कहते हैं। और वैसे एक्सपेंडिचर जो बार बार रिपीट नहीं होता है उसे नॉन रेकरिंग इन नेचर कहते हैं। जैसे कार हमने खरीदी, राइट? तो कार क्या हर महीना हर साल खरीदते हैं क्या? नहीं। हमने मकान बनाया, क्या हर महीना हर साल खरीदते हैं क्या? नहीं। आपने वॉशिंग मशीन लिया, क्या हर दिन खरीदिएगा क्या? नहीं। हर महीना खरीदिएगा क्या? नहीं। आपने कलर टीवी लिया, प्लाज्मा टीवी लिया, क्या हर दिन आपका खरीदेंगे क्या? नहीं सर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं नॉन रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर और दूसरा नॉन रेकरिंग इन नेचर, ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे बच्चे हम लोगों ने अपनी लाइफ में दो तरह के एक्सपेंडिचर को मैंने ट्रीट किया, रेकरिंग इन नेचर और दूसरा नॉन रेकरिंग इन नेचर। ठीक उसी प्रकार से आपको बच्चे कहता है हम लोग एक बिजनेसमैन है। क्या है जी? बिजनेसमैन है। हम सब लोग एक बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन होने के नाते हमारे जीवन में भी जितने एक्सपेंडिचर होंगे, सारे एक्सपेंडिचर को हम लोग दो कैटेगरी में क्या करेंगे? बांट देंगे। एक रेकरिंग इन नेचर और दूसरा नॉन रेकरिंग इन नेचर। तो भैया हम लोग बिजनेसमैन हैं तो हमारे लिए क्या एक्सपेंडिचर होता है सर? हम सैलरी देते हैं, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन बिल है, एडवर्टीजमेंट है, ऑडिट फी है, राइट? बहुत तरह का एक्सपेंडिचर है बच्चे। तो ये सब हमारे जो आपका सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, कमीशन है, इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन बिल है, एडवर्टीजमेंट है, ऑडिट फी है, ये सब जो एक्सपेंडिचर होंगे वो रेकरिंग इन नेचर होगा, रेकरिंग इन नेचर होगा। लेकिन हमने फैक्ट्री के लिए ट्रक खरीदा, हमने फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बनाई, हमने यानी कि टेक्नोलॉजी परचेज किया, क्या ये सब आपका बार बार करना पड़ता है क्या? लॉन्ग टर्म पे आपका हम लोग इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो दैट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। ऐसे चीजों पे जो खर्च होता है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर कहलाता है। लेकिन जो बार बार सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, वो रेकरिंग इन नेचर कहलाता है। तो दोज एक्सपेंडिचर विच आर रेकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने purchase of machinery, purchase of land and building, purchase of fixture and fittings, purchase of trademark, purchase of license, purchase of copyrights, purchase of trademark, right? ये सब हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द आपका पे लॉन्ड्री, राइट? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हमने अभी फैक्ट्री के लिए ट्रक खरीदे, गाड़ी खरीदे, है ना? ये सब हमारे क्या कहलाएगा? क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। टेक्नोलॉजी परचेज किया है आपने, जापान से टेक्नोलॉजी आपने परचेज किया है, राइट? तो वो हमारा क्या कहलाएगा?
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, लेकिन सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, कमीशन है, लकड़ी बिल है, टेलीफोन बिल है, इंश्योरेंस में है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो सर आपका ये आपने क्लियर कर दिया। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का हो जाता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एंड आपका दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, राइट। ओके, तो भाई आपका जो परचेज से रिलेटेड जो खर्चे होंगे सर वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर? ओके, हाँ सर क्लियर हो गया। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे टोटल हमें 20,000 रुपया पे करना है, लेकिन 20,000 में आप देखो बच्चे, आपने 20,000 में 18,000 रुपया जो है उस वॉशिंग मशीन का हिस्सा मेरा माना जाएगा। ये मेरा 20,000 रुपया जो है, ये 20,000 रुपया मैं यहाँ पे लिख दिया। हाँ दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो 20,000 रुपया बच्चे मैंने आपका जो 20,000 रुपया आपका है ये, चलो जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ये 20,000 रुपया यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ये 20,000 रुपया, इसमें से 18,000 रुपया है मेरा वॉशिंग मशीन का, और 2,000 रुपया मेरा क्या है, इंटरेस्ट का, राइट। इंटरेस्ट का मेरा 2,000 रुपया, और ये मेरा वॉशिंग मशीन का है, तो ये मेरा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और ये मेरा कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो बच्चे रूल कहता है, अब बताओ 5,000 रुपया, 5,000 रुपये का कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं भैया? 4, ऐसे बोलते हैं 4, लेकिन डाउन पेमेंट है, इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, राइट, या सेकंड इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, राइट। अब सवाल ये बन के उठा बच्चे, हम आपका यदि करेंगे तो बच्चे ये हमारा जो सीपी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 2,000 रुपये मेरा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चे आप बताओ, ये हमारा सीपी प्लस हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। रूल कहता है कि कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को साथ साथ नहीं दिखाना चाहिए, साथ साथ कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, ऐसा रूल कहता है। क्लियर? तो बच्चे हम दोनों को बाइफरकेट कर देंगे, दोनों को अलग अलग हम लोग क्या होंगे, कर देंगे। ओके, तो बच्चे अब देखो सवाल ये उठा कि सर 5,000, ये 5,000 में क्या बच्चे, अभी भी मैंने कहा कि क्या डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट शामिल होगा? नहीं सर, कभी भी इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, तो सर नील होगा। ये मेरा सीपी का हिस्सा मेरा 5,000 रुपया हो जाएगा। अब बच्चे बताओ कि ये क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल होगा कि नहीं होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में होगा कि नहीं होगा, होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन सर कितना कितना होगा? अरे भाई ये तो कैलकुलेशन का मैटर है जो कि आगे सीखेंगे। क्या करेंगे? आगे सीखेंगे कि हर इंस्टॉलमेंट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना शामिल है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना शामिल है। ये तो हम लोग आगे कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे भाई, अभी मान लेंगे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 800 रुपया इंटरेस्ट हमारा शामिल है। ओके, तो जब 5,000 में 800 रुपया इंटरेस्ट शामिल है तो 4,200 रुपया क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। प्लस हमारा इस आपका 5,000 में 700 रुपया इंटरेस्ट शामिल है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4,300 रुपया हो जाएगा। और फिर 8, 7, 15 और 5 आपका 2, मतलब 2,000 रुपया इंटरेस्ट, 500 रुपये इसमें इंटरेस्ट शामिल है, तो 4,500 रुपया सीपी हो जाएगा। तो ये मेरा 18,000 रुपया का सीपी होगा, और 2,000 रुपये का मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? ऐसे? हाँ सर ये बातें मुझे समझ में आ गया। बच्चे तो मैंने ये तो आपको समझा दिया कि भैया आप देखो ये 5,000 रुपया में हमारा डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने नील कर दिया, ये सीपी का हिस्सा होगा। सर पहला इंस्टॉलमेंट में 800 रुपया होगा, सर सीपी 4,200 हो जाएगा, 700 रुपया इंटरेस्ट होगा, ये 4,300 रुपया हो जाएगा, ये 500 इंटरेस्ट होगा, ये 4,500। क्या सर ये कैलकुलेट अभी आपने किया क्या? नहीं बच्चे, आपका ये कैसे होता है वो कैलकुलेट करने के लिए सिखाया जाता है, आगे का टॉपिक है। अभी तो मैंने मान लिया, चूंकि अभी गारंटी सिखाना है तो मुझे मानना तो पड़ेगा ही ना या। तो ये आपका 800, 700, 500 रुपया। अब हम गारंटी सीखना शुरू करेंगे, राइट। तो बच्चे ये आपका जो 20,000 रुपया को मैंने लिखा, अब क्या मिटा दूं मैं? हाँ सर मिटा दीजिए ना। अब तो सर हम लोग नोट भी कर लेंगे, है ना। आप जहाँ से मिटाने की बात कर रहे हैं सर, वहां से हम वीडियो रोक करके क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। हाँ जी बच्चे, नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब अच्छी बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। तो बच्चे ये आपको, अब मैं इसको मिटाता हूँ जी, आपको मैं जो समझाना था ये मिटा देता हूँ सर, नोट कर लीजिएगा। हाँ बच्चे
आप नोट कर लेंगे। अब मैं जर्नल एंट्री सिखाता हूँ जी। अब यहाँ पे बच्चे अब ऐसे करो जी। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बच्चे, आप बताओ। पहला हम सबसे पहले मैंने आप बताओ डाउन पेमेंट हमने किया। याद रखिएगा हम किस मेथड से जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं, एसेट्स एक्रूवल मेथड से। और एसेट्स एक्रूवल मेथड में क्या होता है, जब तक हम पैसा नहीं देंगे जब तक मालिक नहीं बनेंगे। जिस रेशियो में हम संपत्ति का आपका पैसा देंगे उसी रेशियो में हम मालिक भी बनेंगे। तो डाउन पेमेंट में हमने आप बताओ सबसे पहला नंबर 1 मैं एंट्री पहले लिखता हूँ। फॉर आपका क्या होगा, फॉर परचेज ऑफ हमारा, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। अंडर आपका क्या होगा, हायर परचेज सिस्टम। ओके, ये हमारा हो गया जी। फॉर परचेज ऑफ हमारा क्या होगा, एसेट्स। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। ओके, ये आपका अंडर हायर परचेज। फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, हमने संपत्तियों को नगद क्या किया, खरीदा हायर परचेज सिस्टम में। तो बच्चे केवल खरीदने का यहाँ पे कोई एंट्री पास क्या होगा, नहीं होगा। पहला आपको एंट्री में सिखाने जा रहा हूँ, ये सब आपके मटेरियल्स में जो मैंने आपका पीडीएफ फॉर्म में मैंने भेजा है, ऐप पे वो आपका अपलोड रहता है, ठीक है। तो बच्चे आप जिसको पास मटेरियल नहीं होगा तो वो यहाँ पे बोर्ड से भी आपका नोट कर सकता है, राइट। ओके, जब मैं आपका समाप्त करूंगा अपनी बात तो बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ रहेगा, उसको रोक करके आप वीडियो को पॉज कर करके आप यहाँ पे नोट किया कर सकते हैं, ठीक है। और तो चलो, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, सर इसके लिए कोई एंट्री पास क्या होगा, नो एंट्री। नो एंट्री हो जाएगा बच्चे, नो एंट्री। नंबर 2 की हम बात करें, सर नंबर 2 की बात करें, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, तो सर नो एंट्री होगा, इसमें कोई एंट्री पास क्या होगा, नहीं होगा। अब बच्चे मैंने अब डाउन पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे। हाँ जी, डाउन पेमेंट करेंगे। तो बच्चे आप देखो, हम सब डाउन पेमेंट जब करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा वो आप देख लीजिए। डाउन पेमेंट में हम क्या एंट्री पास करेंगे वो देख लीजिए। तो सर आपका फॉर हमारा हो जाएगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट करेंगे हमारा किसके बुक्स में कर रहे हैं बच्चे, परचेजर के बुक्स में। किसके बुक्स में, परचेजर। तो हम सभी लोग अपने आप को क्या समझेंगे, परचेजर समझेंगे। क्या समझेंगे, परचेजर समझेंगे, राइट। इसके अंतर्गत में क्या मानना है बच्चे, इसके अंतर्गत में ये मानना है कि जिस रेशियो में संपत्ति अब आपका हम पैसा देते जा रहे हैं उस रेशियो में संपत्ति का मालिक भी बनते जा रहे हैं, राइट। तो पहला हमने पेमेंट का शुरुआत कहाँ से किया, डाउन पेमेंट से। खरीदने का कोई एंट्री क्या होगा, नहीं होगा। तो डाउन पेमेंट के लिए एंट्री पास करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट। कैश या क्या होगा, बैंक अकाउंट। कैश या क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कैश या बैंक अकाउंट फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, राइट। नो एंट्री। फॉर आपका डाउन पेमेंट, हमने डाउन पेमेंट मैंने डाउन पेमेंट किया, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट को क्या होगा, बैंक अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, राइट। ये हमारा हो गया, ये देखो। अगला नेक्स्ट, अगला जहां तक बातें हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात यदि मैं करूं, ये हमारा ओके, आपका ये हमारा परचेज ऑफ एसेट्स, इसमें नो एंट्री, डाउन पेमेंट मैंने कर दिया। देखो जी, आप मान लिया जाए कि ये मैं डेट दे देता हूँ, चलो जी आपका पहला हमारा जो है ये अभी कोई मैंने इंस्टॉलमेंट का पीरियड नहीं बताया। जब इंस्टॉलमेंट का पीरियड ना चर्चा रहे तो जनरली 1 साल का माना जाता है। कितने साल का, 1 साल का माना जाता है जी। तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा, चलो 1 जनवरी आपका, चलो हम आपका 2000 क्या करेंगे, 1 जनवरी 2000 हम आपका 17 करते हैं, 1 जनवरी आपका 2017, राइट। तो आपका हो गया, फिर हमारा 1 आपका जनवरी हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो, अब साल के अंत में मैंने पहला इंस्टॉलमेंट क्या किया, दे दिया, ठीक है। मैंने पहला इंस्टॉलमेंट क्या किया, सॉरी मैंने खरीद लिया, खरीदने का कोई भी नहीं हुआ, डाउन पेमेंट मैंने कर दिया, ठीक है। डाउन पेमेंट मैंने कर दिया। एक डायग्राम थोड़ा सा मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे बना दूं बच्चे, यहाँ पे बना दूं थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ क्लियर हो दिखेगा, हाँ जी दिखेगा सर। ये आप देख लो, देखो यहाँ पे डाउन पेमेंट, ये मैं बिठा देता हूँ जी। ये आपका डाउन पेमेंट है बच्चे, ये आपका डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमने कितना किया, 5000, राइट। ये 1 साल, 2 साल और 3 साल।
फिर हमने आपका जो है यहाँ पे फिर कितना हुआ 5000, फिर कितना हुआ 5000 और ये फिर कितना हुआ 5000, राइट। ये हमारा 1 जनवरी 2000 मेरा क्या है, 1 जनवरी 2000 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 1 जनवरी 17 हो जाएगा, 2017 हो जाएगा, राइट। फिर ये 31 दिसंबर 2017 आएगा, राइट। अब देखो तो इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट मैंने डाउन पेमेंट के रूप में दिया। तो जब डाउन पेमेंट 1 जनवरी को देंगे बच्चे तो पहला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2017 को आएगा कि नहीं, राइट। हाँ आएगा। तो सर हम अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को ड्यू करवाएंगे। क्या कराना पड़ता है बच्चे, ड्यू। सवाल एक मन में आ रहा होगा सर ड्यू करवाना होता क्या है सर, है ना बच्चे। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ऊपर एक लायबिलिटीज क्रिएट करना, है ना। हम जो आपका जर्नटीज जो करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं किसी पर्सनल कोई व्यक्ति का नहीं, प्रोप्राइटर का नहीं करते, हम लोग बिजनेस का करते हैं, फर्म का। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका कहना चाहिए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी दिखेगा तब तो किसी को हम पेड करेंगे। तो वो लायबिलिटीज क्रिएट करने को ही कहते हैं क्या, हमारा ड्यू कराना, या किसी से लेना है तो वो हमारा रिसीवेबल कराना कहलाता है, राइट। तो ये तो हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, राइट। हमें जब देना रहता है तो हमें कहते हैं कि ड्यू कराना है, या हमें आपका रिसीवेबल है लेना है, राइट। तो ये आपका तो ड्यू कराना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, अब 31 हमारा क्या होगा दिसंबर, 31 दिसंबर 2000 क्या होगा 17 हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, फॉर आपका अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू, फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका जो है फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका ऑन ड्यू हो जाएगा। जगह ही छोटा पड़ जाता है बच्चे, है ना। जब फेस टू फेस चलता रहता है तो मैं मिटाता भी रहता हूँ और हनी की लिखता भी रहता हूँ, लेकिन मुझे पूरी की पूरी एक बार में यहाँ पे लिखना पड़ता है। मिटाने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप बोलना होता है तो मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा जगह आप लोग भी समझा करिएगा कि मैं कभी कभी है यहाँ पे यहाँ से लिख दूंगा फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देखिए इंस्टॉलमेंट जब ये आपके है यहाँ पे वीडियो से बाहर चला जा रहा है तो मैं यहाँ से लिखता हूँ फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू, फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन क्या हो जाता है ड्यू, राइट। तो इसके लिए एंट्री हमारा पास हो जाता है एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा हायर वेंडर अकाउंट, तो क्या होगा हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा, राइट। अब देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट हमारा कितने रुपए का होगा, यहाँ पे 4200 रुपया हमारा एसेट्स अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। पहला इंस्टॉलमेंट में सीपी का हिस्सा 4200 रुपया, इंटरेस्ट कितना रुपया शामिल है 800 रुपया, और ये मेरा टोटल कितना है 5000, कितना जी 5000 रुपीज है। यहाँ पे देखो जी बच्चे आपका 5000 है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर वेंडर अकाउंट, टू यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे हायर वेंडर आपका क्या होगा अकाउंट, ये 5000 रुपये लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया 5000 लिख दिया टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है ओके। तो चलो ये बातें हो गई हायर वेंडर अकाउंट में। अब हमें बच्चे जब मैंने ड्यू करवाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। कुछ बच्चे उस बात का ऐसा सोचते हैं या मानते हैं सर ड्यू कराने का क्या जरूरत है, सर ये सब आने के लंबे चौड़े काम में आप फंसाते रहते हैं, है ना। अरे बच्चे ड्यू कराने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जैसे ऐसे समझो जब मैं ड्यू नहीं करवाऊँ, मान लिया आपकी मैं बात में मान लेता हूँ, मैं ड्यू ना करवाऊँ, सीधा सीधी मैं पेमेंट करूँ तो क्या रिजल्ट होगा वो देख लो तो थोड़ा, है ना। वो तो आप देख लीजिए तब आपको बातें पता चल जाएगा कि आखिर रहने के यहाँ पे ड्यू करवाना क्यों पड़ता है, तब आपको बातें क्या होगा पता चल जाएगा कि ड्यू क्यों करवाना चाहिए, ठीक है ओके। तो बच्चे मान लीजिए ये मैं ड्यू ना करवाऊँ, डायरेक्ट मैं पेमेंट करूँ, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैसे, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे तो जब मैं लेजर बनाऊंगा तो हायर वेंडर अकाउंट होगा, क्या होगा हायर वेंडर अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट बैलेंस होगा, बाई बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस क्या होगा बीटी। तो हम लोग परचेजर हैं और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में हायर वेंडर अकाउंट का कैसा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। मींस क्या, और आपका किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति से पैसा लेना है, उस व्यक्ति से पैसा लेना है।
मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं या मानते हैं सर ड्यू वगैरह कराने का क्या झंझट है सर, ड्यू नहीं करवाएं, डायरेक्ट पेमेंट करें, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैश अकाउंट। तो बच्चे यदि हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे तो इसके बेसिस पे लेजर बनाइएगा ना। तो हायर वेंडर अकाउंट में फिर जब पोस्टिंग कीजिएगा तो टू कैश अकाउंट, बंद कीजिएगा तो फिर क्या होगा बाई आपका क्या होगा, बाई हमारा बैलेंस CD और टू बैलेंस क्या हो जाएगा BD। अब बताइए हमें वेंडर को पैसा देना है, लेकिन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट और क्या कर रहा है, लेना है। हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर रहा है, लेना है। डेबिट बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया मतलब हायर वेंडर से पैसा लेना है। अब बताइए कि किसी वेंडर को पैसा आपको देना है और उल्टा मांगने जाइएगा तो निकाल के डंडा निकाल के पिटना शुरू कर देगा कि नहीं, कि तुमको है ना कि पहले हमें वॉशिंग मशीन भी दिया, मैंने कार भी दिया और उल्टा हमसे पैसे मांगने आए हो, राइट। तो ये डंडा निकाल करके पीटेगा, राइट। इसलिए बच्चे डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया जाता। डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो आपका अकाउंट क्या करेगा, गलत सलत बोलना शुरू करेगा, है ना, आपका गलत गलत आपका रिजल्ट देना शुरू करेगा। आपका देना है एक्चुअली में उल्टा हमारा आ जाएगा क्या, लेना है, राइट। इसलिए सबसे पहले ड्यू कराना पड़ता है। ड्यू कराने का मतलब अब हमारा जब हायर वेंडर अकाउंट जब कीजिएगा तो पोस्टिंग कीजिएगा तो बाई एसेट्स अकाउंट और बाई कैश अकाउंट, और फिर अब पेमेंट करेंगे तो फिर टू कैश अकाउंट, तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अब ना लेना है ना तो देना है। ड्यू करवाया भैया, लायबिलिटीज क्रिएट हुआ, लायबिलिटीज क्रिएट हुआ हायर वेंडर का, लायबिलिटीज क्रिएट हुआ तब ना हम देंगे, तो तब ना टू कैश अकाउंट फिर हमारा होगा डायरेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? लेजर बना के दिखाएंगे, हाँ सर लेजर बना के दिखाइए ना थोड़ा सा, हाँ ओके। तो भाई आप देखो बच्चे यहाँ पे मैं बनाता ये जनरेटरीज वाली बातें जी, मैं ये आपको वॉशिंग मशीन मिटा देता हूँ, इससे मेरा कोई अब खास आपका जरूरत इसकी नहीं है। चलो जी आप देखो, यदि मैं यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट बना के दिखाता हूँ, शॉर्ट में मैं बनाऊंगा बच्चे, ये हमारा हायर वेंडर अकाउंट। यदि मैं आपका ना करूँ और करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो हायर वेंडर अकाउंट होगा, ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ HV अकाउंट मींस क्या, हायर वेंडर अकाउंट। बाई आप बताओ एसेट्स अकाउंट, राइट, और बाई हमारा होगा इंटरेस्ट अकाउंट। ये 4200 रुपया और ये मेरा 800 रुपया, और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस देखिए 5000 रुपये का शो हो रहा है। और जब मैंने पैसे दिए टू कैश अकाउंट तब जाकर के मेरा क्रेडिट बैलेंस शो हुआ। मेरा आपका जैसे अभी यदि ये मैं पैसा नहीं दिया तो टू बैलेंस सी दिया और वाई बैलेंस बी डी, तो 500 रुपये मेरे ऊपर लायबिलिटीज हुआ ना, मेरे ऊपर कर्ज हुआ, मेरे ऊपर लायबिलिटीज हुआ, राइट। और जब मैंने लायबिलिटीज हुआ तो मैंने पैसा दे दिया, तो टू कैश अकाउंट पोस्टिंग करेंगे 5000 और ये 5000 करेंगे तो दोनों साइड मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, मेरा अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया, राइट। ओके हाँ सर बात समझ में आ गई। सर बच्चे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जब आप परचेज करेंगे हायर परचेज सिस्टम में नो एंट्री, जब डाउन पेमेंट करेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सर उसके बाद तीसरा हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को ड्यू करवाएंगे, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के जब अमाउंट को ड्यू कराएंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। फिर अब हम उसे क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो पेड करेंगे बच्चे चौथा नंबर में पेड करेंगे, तो फॉर हमारा क्या होगा, पेमेंट टू हायर वेंडर, फॉर पेमेंट टू क्या होगा, हायर वेंडर, पेमेंट टू हायर वेंडर, राइट। ये तो इनके पास इसके लिए हो जाएगा बच्चे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हो जाएगा जी। ये टोटल हमारा कितने रुपए का 5000 और ये भी कितने का 5000, क्लियर। ओके बच्चे तो 5000 ये हमारा हो जाएगा, ये हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मैंने 5,000 रुपये दोनों को मैंने 5,000 रुपया इंस्टॉलमेंट का मैंने पे कर दिया, ओके। अब बताओ बच्चे ये हमने 31 दिसंबर को ड्यू कराया, 31 दिसंबर को हम लोग पे करेंगे। अब हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्या चार्ज करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो बच्चे अब हमें डिप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे, आप बताओ वॉशिंग मशीन कितने का है, 18,000 का, 18,000 रुपये का है। क्या बच्चे 18,000 रुपये का वॉशिंग मशीन है, राइट। तो 18,000 का है बच्चे, मैं मान लेता। डिप्रिसिएशन होता क्या बच्चे, आप बताओ आपका किसी भी संपत्ति को जब हम यूज करते हैं तो यूज करने के बाद उसको धीरे धीरे संपत्तियों की कीमत में क्या होता, कमी आता, और जो धीरे धीरे संपत्तियों की कीमत में कमी आता है उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। तो हम लोग संपत्ति के ऊपर डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो बच्चे स्वाभाविक है डिप्रिसिएशन हम जब चार्ज करेंगे तो एंट्री मुझे करना पड़ेगा। हाँ सर आप देखिए बच्चे
अब मैं इस यानी यहाँ पे अकाउंट्स को मैं मिटा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया है इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। आप जब इसको इस आपका यानी यहाँ पे आप इसको वीडियो को यहाँ पे रोक करके आप नोट कर सकते हैं, यदि नोट करना चाहते भी होंगे सर, तो मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। तो अब मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं जगह बचा बचा के आपको कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप देखो तो डिप्रिसिएशन अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन बच्चे आपका चार्ज करेंगे, तो मैं आपका डिप्रिसिएशन देके चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी सर, आपका अब नंबर हमारा 4 नंबर हो गया, मैं यहाँ पे 5 नंबर आपका कर रहा हूँ जी, 5 नंबर कर रहा हूँ बच्चे। ये देखो हमारा 5 नंबर, कितने नंबर, 5 नंबर। ओके, तो फॉर आपका क्या होगा, फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन क्या होगा, एसेट्स हो जाएगा। मैंने डिप्रिसिएशन क्या किया, चार्ज कर दिया, तो मैंने डिप्रिसिएशन अब चार्ज कर दिया, ठीक है या। तो ये आपका बच्चे मैंने यहाँ पे एचपीपी मिटा दिया। डिप्रिसिएशन जब चार्ज कर देंगे तो एंट्री पास हमारा हो जाएगा क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, राइट, एसेट्स अकाउंट होगा। बच्चे आप बताओ यहाँ पे एसेट्स का नाम हमारा क्या है, वॉशिंग मशीन, आपका एक्सरे मशीन भी हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, ट्रक हो सकता है, मैशनरी हो सकता है, हमारा फिक्सचर एंड फिटिंग्स हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, राइट। तो भाई आप कहने के यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन जो चार्ज किए जाते हैं वो कैश प्राइस पे चार्ज किए जाते हैं, एचपीपी पे कभी भी नहीं चार्ज होता। अरे भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ना होगा, वो तो मेरा 2000 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें शामिल है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 18,000 रुपया। ऑलवेज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ना वही ना एसेट्स का वैल्यू होता है, तो उसी पे ना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 18,000 का मान ली 10% की रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 7% भी, 5% भी। अरे भैया ये तो सवाल में दिया हुआ रहेगा ना, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन के लिए ना 10% मैं लेता रहता हूँ। तो आप बताओ बच्चे 18,000 का 10% कितना हुआ, 1800 रुपया होगा, कितना बच्चे, 1800 रुपया। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन, टू एक्सरे मशीन तो एक्सरे मशीन, टू ट्रक रहेगा तो टू ट्रक अकाउंट, तो जो भी हमारा रहेगा तो ये करेंगे 1800 रुपया और कितना हो जाएगा, 1800 रुपये, क्लियर। तो जी आपका डिप्रिसिएशन। अब बताओ बच्चे साल के अंत में क्या आप अपने फाइनल अकाउंट बनाते होंगे कि नहीं, हाँ सर बनाते होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट में साल के अंत में फॉर अमाउंट ऑफ आपका इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो इनके हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट और टू आपका क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, राइट। ये चलो जी आपका देखो हमारा डिप्रिसिएशन कितने का बच्चे, 1800 रुपये का डिप्रिसिएशन है और फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट कितने का है, 800, 18 कितना हो जाएगा जी, 2600 रुपया, कितना बच्चे, 2600 रुपया हमारा हो जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट और टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। ये अभी जो मैंने किया फर्स्ट ईयर हुआ, कब हुआ, फर्स्ट ईयर, डाउन पेमेंट से लेकर के पहला इंस्टॉलमेंट को ड्यू कराने, पेमेंट कराने और पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने का। अब हम क्या सेकंड ईयर में आएंगे कि नहीं, हाँ सर आएंगे। तो सेकंड ईयर में बच्चे क्या दोबारा हम एसेट्स खरीदने का करेंगे, नहीं। क्या दोबारा डाउन पेमेंट का करेंगे, नहीं। तो एंट्री मेरा कहां से होगा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जगह पे जो ड्यू करवा रहे थे, अब क्या होगा, फॉर अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट और ड्यू, सेकंड इंस्टॉलमेंट और ड्यू। हम सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या कराएंगे, ड्यू कराएंगे, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू कराएंगे तो क्या मेरा गारंटीज बदलेगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं बदलेगा, केवल और बदलेगा तो अमाउंट बदलेगा। एंट्री तो मेरा वही रहेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और अब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 4300 और फिर कितना होगा 700, 4300, 700 और 5000। फिर मैं पेमेंट करूंगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। फिर डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि मैं मान रखा हूं कि डिप्रिसिएशन मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड से है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से है, राइट। हमारा जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से है, हमारा डिप्रिसिएशन इस चैप्टर में दो मेथड से चार्ज किया जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मेथड से और दूसरा डायमिसिंग बैलेंस मेथड से। दोनों क्या होता है आगे हम उस बात पे चर्चा
करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम उस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। हमें अब डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल हम सेम लेंगे, फिक्स लेंगे, राइट। तो फिक्स इंस्टॉल मेथड भी कहते हैं उसको। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट 1800 रुपया, 1800 रुपया। फिर पीएल अकाउंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। डिप्रिसिएशन 1800 रुपया और डिप्रिसिएशन हमारा इंटरेस्ट कितना रुपया, 700 रुपया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना हो गया, 700। तो 18 साल कितना हो गया, 2500 चला जाए। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट, सर आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट को ड्यू कराएंगे, आपका डाउन पेमेंट नहीं होगा। फिर हमारा यहाँ पे सर एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 4500, 500, 5000। फिर पेमेंट करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपया। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हमारा एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का जो भी नाम रहे, ओके, हमारा 1800। फिर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपका 1800 और 500 रुपया टोटल 1300 रुपया। क्लियर। तो आपने अभी सीखा किसके बुक्स में, जेनेट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर के बुक्स में किस मेथड से मैंने सिखाया, एसेट्स एक्रूवल मेथड से, राइट बच्चे। तो आप लोग सब लोग हलचल हो जाइए, अभी से ही बुक्स आप खरीदना शुरू कर दीजिए। आपके पास मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हो, एसएमसी कलर का हो या एसके सिंह की हो, आप बुक्स यानी कि यहाँ पे परचेज कर लें, ताकि मैं फिर आगे जब चलूंगा तो मैं यानी कि यहाँ पे दोनों बुक से यानी कि यहाँ पे क्या करूंगा, आपका जो भी बुक्स रहेगा दोनों से एक एक सवाल बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ये मुझे अभी करना पड़ेगा, है ना। तो ये बच्चे जिसके पास जैसा अवेलेबल रहेगा, मैं यहाँ से सवाल उसी तरह का सैंपल बना करके भेजता रहूंगा और आप लोग उसी पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आज हम लोग ने सीखा किसके बुक्स में, परचेजर की बुक्स में, और किस मेथड से सीखा, एसेट्स एक्रूवल मेथड से। तो बस आज इतना ही तक। मैं पूरी बोर्ड को पहले क्या करूँ बच्चे, आपके सामने कर दूं, ताकि है यहाँ पे आप अपना फिर इसको जुम करके क्या करेंगे, आप नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। ओके, एक एक बात सब है यहाँ पे कंसेप्ट आप जब जूम करके लिखेंगे ना, सब क्लियर विजिबिलिटी होगा, सब क्लियर पूरा दिखेगा, राइट। ओके, तो फिर से चलिए, फिर से तब तक के लिए हम लोग आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को लिखते रहिएगा। ओके, जय हिंद।